चलिए लेट्स स्टार्ट. चलो गुड मॉर्निंग गाइस. टर्न्स आउट टू बी काफी गुड लग रही मॉर्निंग आप लोगों की. लेट्स स्टार्ट. आप लोग पढ़ रहे थे कल ओपीसी 1% कंपनी, जहां पे अपन ने लास्ट डिस्कशन किया था दैट एनी वन इंडियन मेंबर जो भारत का रेसिडेंट, भारत का सिटीजन हो और एक नेचुरल पर्सन हो, वो क्या स्टार्ट कर सकता है? एक 1% कंपनी स्टार्ट कर सकता है. 1% कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या कोई कैपिटल की जरूरत है? नहीं है. किसके रिकमेंडेशंस पे आई है? जे ईरानी के रिकमेंडेशंस पे आई है. अच्छा, क्यों आई? ऑब्जेक्ट क्या था? अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में बिजनेस को ले जाने के लिए आई. कैन वन कंपनी फॉर्म एन ओपीसी? कैन अ कंपनी फॉर्म एन ओपीसी? नो. कैन एन ओपीसी फॉर्म अनदर ओपीसी? द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज अ नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, इंडियन रेसिडेंट, ये तीनों चीजें होनी चाहिए आपके ओपीसी बनाने के लिए. ओपीसी को सब्सक्राइबर क्लॉज लगता है कि नॉमिनी क्लॉज? नॉमिनी क्लॉज. नॉमिनी क्लॉज के अंदर जो बंदा अपॉइंट कर रहे हैं आप लोग, वो कौन होना चाहिए? एक इंडियन नेशनल रेसिडेंट. श्योर इनफ, यहां पे कोई दिक्कत नहीं. नाउ नेक्स्ट अप, लेट्स सपोज कि कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे एक बंदा एक ओपीसी का ओनर है और उसके पास एक और जगह पे ओपीसी का नॉमिनेशन था और अब सामने वाला बंदा मर गया है. सो नाउ प्रैक्टिकली ही इज गोइंग टू बी ओनर ऑफ 2 ओपीसीज. कैन ही बी ओनर ऑफ 2 ओपीसीज? नो. 1 person कैन बिकम ओनर ऑफ ओपीसी ओनली फॉर 1 ओपीसी, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? 180 डेज के अंदर चूज करना पड़ेगा दोनों में से कौन सी कंपनी होल्ड करनी है. इसमें मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इफ उसने 180 डेज में चूज नहीं किया तो क्या करना है? अगर उसने 180 डेज में इस चीज को चूज नहीं किया कि उसको इस कंपनी में जाना है या उस कंपनी के अंदर जाना है, सो इन सच अ केस व्हाट वी डू इज दैट हम बोलेंगे कि जो तुम्हारा न्यू अपॉइंटमेंट होने वाला था, जहां तुम नई जगह पे ऑफिस होल्ड कर लिए, वो वॉइड है. आई रिपीट, जो आप नई जगह पे ऑफिस होल्ड करने वाले थे वो वॉइड है. सर इसका लॉजिक क्या है? बात समझना. आई वॉज वर्किंग इन विकास ओपीसी लिमिटेड. ओके, विकास ओपीसी लिमिटेड मेरी है. अचानक से मैं हरीश ओपीसी लिमिटेड का भी ओनर बन गया. लॉ ने बोला तेरे पास 180 दिन है, या तो इस तरफ हो जा या उस तरफ हो जा. मैं 180 डेज में नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तू 180 डेज में नहीं हुआ तो लेट्स रीड आउट द रूल. रूल ये कहता है एक बार में एक इंसान एक ही ओपीसी का ओनर हो सकता है. तू पहले किस ओपीसी का ओनर था? विकास ओपीसी लिमिटेड का ओनर था. मतलब कि तू ऑलरेडी एक ओपीसी का ओनर था. अभी तू सेकंड में एंटर कर रहा है, तो ये अपॉइंटमेंट को हम क्या कर देंगे? वॉइड कर देंगे. श्योर इनफ, मेक सेंस. नाउ नेक्स्ट अप, ओपीसी को कुछ एग्जेम्पशंस थे जो कल अपन ने ऑलरेडी वर्बली पढ़ ही लिए थे. सिर्फ आज उनको एक बार वापस से खाली यहां देखना है, पर अपन ने वर्बली सारे पढ़ लिए. फर्स्ट, क्या ओपीसी को एजीएम होल्ड करना जरूरी है? नहीं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एनी एजीएम. हाँ जी, मैंने आपको कल भी बताई थी बात, सक्सेशन एक्ट. ऐसे केस के अंदर जैसे आपके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं वैसे ही सक्सेशन होके नीचे चले जाएंगे, जो भी उनके वारिस बचे होंगे उनके पास आ जाए. नेक्स्ट अप, ओपीसी है, मेंबर कितने? एक ही. साल में हर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को एक एजीएम बुलानी होती है. अगर आपको एजीएम, अभी तक विकास सर से एजीएम का डिस्कशन हुआ है क्या? नहीं हुआ. अभी तक आपने एजीएम नहीं पढ़ा है, तो अगर आप एजीएम पढ़ने जाओ तो एजीएम के अंदर क्या सेक्शन 99 लगता है ना? एजीएम 99 नहीं, 100 तो एजीएम है, तो आई गेस 99 है एजीएम. तो आप बात करो एजीएम की, तो एजीएम क्या कहती है? फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको एजीएम कर लेनी है. और इस चीज में एक चीज का ध्यान रखा जाता है कि पिछली एजीएम से इस एजीएम के बीच में मैक्सिमम गैप 15 महीने का हो सकता है. इस प्रोविजन को मद्देनजर रखते हुए आप एक एजीएम होल्ड करते हो. ओपीसी ने कहा मैं एक ही मेंबर हूं, खुद ही को मीटिंग में बुलाऊं, खुद ही मीटिंग में आऊं और खुद ही मीटिंग अटेंड करूं, फायदा क्या? इसीलिए हमने कहा क्योंकि आप एक ही मेंबर हो और एजीएम मेंबर्स मीटिंग होती है, इसलिए ओपीसी को एजीएम होल्ड करने की जरूरत नहीं है. यहीं पे इसके आगे स्लैश करके लिख लो, ना ही उसको एजीएम के ऊपर रिपोर्ट बनाने की जरूरत है. सो नो नीड टू रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एजीएम. उसी में आगे स्लैश कर लो, आगे उसका एक और पॉइंट बना दो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, not required to give annual report, not required to give annual report on AGM, annual report on AGM. सब के सब श्योर है? नेक्स्ट अप, रिलैक्सेशन विद रिगार्ड टू होल्डिंग बोर्ड मीटिंग्स. एक नॉर्मल कंपनी को कितनी बोर्ड मीटिंग करनी होती है? 4 बोर्ड मीटिंग करनी होती है हर क्वार्टर में. एक
एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग का मैक्सिमम गैप 120 डेज हो सकता है. हाउएवर इन्होंने इसको चेंज किया. इनको क्या बोला, आपने सिर्फ साल में 2 बोर्ड मीटिंग करनी है. एक बोर्ड मीटिंग एक कैलेंडर एक हाफ में और दूसरी दूसरे हाफ में, और इन दोनों के बीच में मिनिमम गैप होना चाहिए 90 डेज का. खत्म. सो एक और एग्जाम्पशन आया. नेक्स्ट, आप लोगों के जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं उसमें बोर्ड रिपोर्ट कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जबकि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के केसेस में पीसीएस का साइन लेना होता है. इधर डायरेक्टर भी साइन करके चल जाएगा. ठीक है, तो साइन बाय वन डायरेक्टर. नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसमें भी एग्जाम्पशन है, जैसे कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती. व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट? द अमाउंट ऑफ कैश कमिंग इन टू द बिजनेस एंड अमाउंट ऑफ कैश द बिजनेस एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द ईयर. इस चीज के ऊपर आप एक कैश फ्लो बनाते हो. ये एज गुड एज एक पीएनएल की तरह ही होता है, विद सम माइन्यूट एंड माइनर डिटेल्स विच आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू टेल यू, विच हरीश सर शुड टेल यू ओवर द टाइम. सो ये मेरा काम नहीं, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है जिसमें सिर्फ कैश एंट्रीज कितनी आ रही है और कितना जा रहा है उसे बताया जाता है. हमने बोला आप ओपीसी हो, मेंबर्स को हिसाब देना होता है. आप खुद ही मेंबर इकलौते हो, आपको तो बताइए सारे एक्सपेंसेस कहां जा रहे हैं. आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है. दिस इज कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड. श्योर. नेक्स्ट अप, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स. अच्छा, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स बाकी केसेस में पीसीएस करता है, यहां पे कोई भी कर सकता है, कंपनी का डायरेक्टर भी साइन कर सकता है. तो आगे लिख लीजिए, साइनिंग ऑफ एनुअल रिटर्न्स कैन बी डन बाय द डायरेक्टर्स. कैन बी डन बाय द डायरेक्टर्स. रिटायरमेंट बाय रोटेशन तुमको ना उस टाइम एकदम एक्चुअली बैठ के सिखाया था मैंने. डू यू रिमेंबर दैट? व्हाट इज रिटायरमेंट बाय रोटेशन? हमने कहा था टोटल डायरेक्टर्स में से 2 तरीके के डायरेक्टर होते हैं, एक रिटायरिंग एक नॉन रिटायरिंग. हु आर नॉन रिटायरिंग डायरेक्टर्स? आपने कहा जिनका टेन्योर होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिनका फिक्स टेन्योर है 5 साल के लिए आए, जैसे एमडी. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टेन्योर के लिए आते हैं. हाउएवर बाकी सारे डायरेक्टर्स को हर साल अपॉइंट या रीअपॉइंट करा जाता है, इसीलिए इनको रोटेशनल डायरेक्टर बुलाया जाता है. तो जितने रोटेशनल डायरेक्टर्स हैं उसका 2/3 निकालो. सो लेट्स सपोज 9 डायरेक्टर्स आपके रोटेशनल है, 9 का 2/3 निकालो. आप मत कोशिश करना. 6. इस 6 में से कंपल्सरीली 1/3 को रिटायर किया जाता है. तो 6 का 1/3 इज 2. क्या बात है, गजब कैलकुलेटर. ऑल माय जीनियस पीपल आर. वेरी गुड आइंस्टाइन. कम बैक. 2 डायरेक्टर्स हैड टू बी रिटायर्ड. कौन से 2 डायरेक्टर्स को रिटायर करेंगे? जो सबसे लॉन्गेस्ट ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, सबसे पहले से आए हुए हैं. आपने ओपीसी के अंदर ये प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है. श्योर. लेट्स गो हेड. नेक्स्ट, additional ground for disqualification for appointment as a director may be specified by way of articles being a private company. Now इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे एडिशनल ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, जबकि एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को अपन ने सीधा दे रखा है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स. ये चीजें डिस्क्वालीफाई करती हैं, इसके अलावा कोई और चीज डिस्क्वालीफाई नहीं करेगी. तुम ओपीसी हो, तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो कंडीशन डालनी है ना डिस्क्वालिफिकेशन में डालो. इसका मतलब है कि डायरेक्टर के डिस्क्वालिफिकेशंस के चीजें ऐड की जा सकती है इन केस ऑफ ओपीसी, जबकि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के केसेस में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि यही सारे डिस्क्वालिफिकेशंस है और कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आ सकता. फॉर एन एग्जांपल, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर सेज डायरेक्टर की एज 21 एंड अबव होनी चाहिए, वरना ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड. प्राइवेट कंपनी बोल रही है 25 एंड अबव होनी चाहिए. हमने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप क्या है? ओपीसी है. आपको अपने लिए जैसी कंडीशन सेट करनी है आप कर लो, हम बीच में नहीं आएंगे. सो एडिशनल ग्राउंड फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर मे बी स्पेसिफाइड बाय वे ऑफ आर्टिकल्स बीइंग अ प्राइवेट कंपनी. ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, दे कैन गिव इट. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट, मैनेजरियल रेम्युनरेशन है क्या? नहीं. रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप विच अ पर्सन मे होल्ड इन पब्लिक डू नॉट इंक्लूड डायरेक्टरशिप हेल्ड इन ओपीसी विच आर नाइदर होल्डिंग नॉट सब्सिडरी कंपनी फॉर पब्लिक. ये पूरा का पूरा पॉइंट कट कर दो, जरूरत नहीं है. पहले का पॉइंट हुआ करता था, अब ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, ये कट कर दीजिए. नेक्स्ट अप, एडिशनल ग्राउंड फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस. अच्छा, व्हाट इज वेकेशन ऑफ ऑफिस? एनीवन? एक सिंगल वर्ड में चाहिए मेरे को इसका आंसर. वेकेशन ऑफ ऑफिस हमें नहीं पता. वेकेंट. नाइस बेटा. टू विकेट. प्लीज इसके नीचे लिखो डिस्क्वालिफिकेशन. इसके नीचे लिखो डिस्क्वालिफिकेशन. वेकेशन ऑफ ऑफिस मींस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर. श्योर है?
Going ahead. Additional grounds for disqualification of a director may be provided in the article being a private company. मतलब कि वैसे लॉ ने प्राइवेट पब्लिक में डायरेक्टर्स का डिस्क्वालिफिकेशन बताया है. However, आप एक ओपीसी हैं, आप चाहें आप एडिशनल ग्राउंड बताओ कि ये भी हुआ ना तो आप डिस्क्वालिफाइड हो, ये भी हुआ ना तो आप डिस्क्वालिफाइड हो. हम आपके बीच में नहीं आएंगे. मतलब कि अपॉइंटमेंट के टाइम पे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए भी जा सकते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाए भी जा सकते हैं. दोनों के बीच में हम लोग बीच में नहीं आते हैं. श्योर है? चलो आगे. बोर्ड मीटिंग का ऑलरेडी डन है. अच्छा एक सेकेंड, अगर एक ही डायरेक्टर है तो बोर्ड मीटिंग करनी है क्या? नहीं. दो अगर है तो कितनी बोर्ड मीटिंग? जल्दी रीड कर लो. डन है क्या? नेक्स्ट के दोनों पॉइंट भी ऑलरेडी किए हुए हैं. अब एक सेकेंड, मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर क्या होता है? एनीवन नोज दिस? अच्छा, दोज हु नोज इट 5 years, जिनको नहीं पता है 5 years. अब पहले एक बात सुनिएगा, मैं क्या कह रहा था इधर. मैनेजिंग डायरेक्टर का टेन्योर 5 years होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का टेन्योर भी 5 years होता है. तो अगर आप कभी भी कंपनी लॉ के अंदर बात करोगे तो 5 year इज द मैक्सिमम टेन्योर विच यू आर गोइंग टू सी. वन थिंग इज श्योर. अब नाउ प्लीज ट्राई टू ऐड दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. आप लोग 5-5 साल के टेन्योर जोड़ते हो. अब जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात करते हैं तो एक आईडी 5 साल अपॉइंट होता है, उसके बाद वो एक और टर्म 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है. मतलब एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर 2 consecutive टर्म्स ऑफ 5 years ईच. मतलब एक बार में मैक्सिमम वो कितने साल आपके पास रह सकता है? 10 साल. 5 साल एक टर्म, 5 साल एक टर्म, खत्म. इसमें एक कैच प्लीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसको गलत ले लेते हैं. लेट्स सपोज दैट आई हैव बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. मैं 2 साल रहा, मैंने छोड़ दिया. 1 साल का ब्रेक आया, फिर मैं वापस आया, 2 साल रहा, मैंने छोड़ दिया, फिर 1 साल का गैप हुआ. कैन आई बी अपॉइंटेड अगेन और नॉट? डू यू गेट माई पॉइंट? 2 years ब्रेक, 2 years ब्रेक. टिल नाउ ओनली 4 years हैव डन. 6 साल का बाकी है. कैन आई बी अपॉइंटेड इन द 6th year? द आंसर इज नो. वाई? द वर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म हैज बीन यूज्ड. इसका मतलब है एक बार एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ, यहां से अभी 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे, 4 साल रहे या 5 साल रहे, उसका एक टर्म खत्म. सो अगर वो 1 साल में भी हट गया तो उसका एक टर्म खत्म हो गया. अगर वो 2 साल में भी हट गया उसका एक टर्म खत्म हो गया. 3, 4 या 5, इन सब में उसका एक टर्म खत्म हुआ. 5 साल के बाद जब वो रीअपॉइंट हुआ, या फिर 2 साल के बाद, या फिर 3 साल के बाद, या फिर 4 साल के बाद, वो कभी भी रीअपॉइंट हुआ तो हम उसका सेकेंड टर्म काउंट करेंगे. वो कौन सा? सेकेंड टर्म. वो भी कितने साल का हो सकता है? मैक्सिमम 5 years का हो सकता है. मतलब चाह के भी ज्यादा से ज्यादा वो कितना? 10 years तक रह सकता है. डू यू गाइस एग्री विद दिस? इसके बाद उस डायरेक्टर को 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाता है. ये अच्छा, ये सब अपने बुक का पार्ट नहीं है, ये कंपनी लॉ का पार्ट है. सर इज गोइंग टू डू इट इन डिस्कशंस बहुत डिटेल में. मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं ऐसी एक्स्ट्रा. ये इसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड आता है. कितने टाइम का? 3 साल का. सो आईडी का टेन्योर कितना होता है? 5 + 5. उसके बाद कूलिंग ऑफ मतलब 3 साल. इन 3 साल में तुम मेरी कंपनी के चपड़ासी भी नहीं बन सकते. सो व्हाट व्हाई आई हैव सेड दिस 9? नाइदर यू कैन बी अ डायरेक्टर और एनी एम्प्लॉय और इन एनी कैपेसिटी बी एसोसिएटेड विद द कंपनी. श्योर इनफ? अब ये जो मैंने 5 वाले टेन्योर बता रहा हूं ना, ये पूरा सीन ओपीसी में नहीं लगता. मतलब कि तुमको 5 साल से ज्यादा के लिए अपॉइंट करना है, बिठाओ. जितना टाइम बिठाना है बिठाओ. हमारी तरफ से तुमको कोई कंपल्शन नहीं है, तुम फ्री हो. क्यों? क्योंकि तुम 1 person कंपनी हो. 1 person कंपनी को ही एग्जेम्पशन है. बस रीड करिए प्लीज पॉइंट. द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? प्लीज ऊपर डाल दीजिए द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स द टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट.
डन, बढ़े आगे, ठीक है। लास्ट है, अच्छा दोस्त ये वाला पॉइंट भी आप समझिएगा प्लीज। प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, उनको बोला गया है, अच्छा देखो सोचो, एक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी? 3, इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी 2। अच्छा 3 और 2 आपने रख लिया, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। 3 और 2 मैक्सिमम, दोनों ही केस में 15 है। इससे ऊपर भी बढ़ा सकते हैं क्या? बढ़ा सकते हो, कैसे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप ऐड करो बढ़ाते जाओ। कितने भी कर सकते हो, कर सकते हो। तो अब यही डर है हमें कि तुम कितने भी कर रहे हो तो फिर तुम कितनों को भी पगार दोगे, एक बार में ऐसी हालत हो जाएगी कि तुम सारा का सारा प्रॉफिट पगार में ही दे दोगे डायरेक्टर्स को। इसीलिए एक रेस्ट्रिक्शन है, क्या रेस्ट्रिक्शन है? स्पेसिफिक परसेंटेज है, वो है 11%। इसे कहा जाता है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन में क्या कहा गया है, दैट एक बार में कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को मिलके आउट ऑफ द टोटल नेट प्रॉफिट में से 11% दिया जा सकता है। अब वो 11% में ये सब भागीदारी है, कम हुए तो ज़्यादा बांट पाएंगे, ज़्यादा हुए तो इनकी गलती, पैसा कम आएगा, बट 11% इज हाईएस्ट। श्योर है यहाँ तक? ये केस ओपीसी में नहीं लगता, मतलब कि आप डायरेक्टर्स को 11% से ज़्यादा दे सकते हो क्योंकि आप क्या हो? ओपीसी हो। श्योर है? प्लीज देख लीजिए एक बार। आपकी मर्जी, कैन बी अबव 11, कैन बी बिलो 11। 11 में बाइफर्केशंस है। इफ यू हैव अ मैनेजिंग डायरेक्टर 3% टू दीज डायरेक्टर्स, इफ यू डोंट हैव अ मैनेजिंग डायरेक्टर 5% टू दीज, इफ यू हैव अ होल टाइम डायरेक्टर तब इतना बंटवारा दिया गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को 1% है, ऐसे करके एक बहुत बड़ी चेन है। अकाउंट्स का पार्ट है, आपको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आएगा उसमें। टोटल 11% हो सकता है, उसमें बाइफर्केशन है कि आईडीज को इतना मिलेगा, होल टाइम डायरेक्टर्स को इतना मिलेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को इतना मिलेगा, नॉमिनी डायरेक्टर को इतना मिलेगा, सब बताते हैं उसमें। श्योर? डन है, बढ़ जाएंगे ना। नेक्स्ट अप, कॉन्ट्रैक्ट बाय 1% कंपनी, प्लीज इसको BBIMPNH मार्क करिएगा, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। BBIMPNH। नाउ ट्राई टू सी अब क्या हो रहा है। प्लीज प्लीज एक मिनट देखना। वंस अ 1% कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इज इट अ सेपरेट लीगल एंटिटी? Yes, it is a separate legal entity. So, section 193(1) provides that 1% company limited by shares or guarantee enters into a contract with sole member of the company who is also the director of the company. वापस देखेंगे, 1% कंपनी है, वो किसके साथ एंटर कर रही है एग्रीमेंट में? उस कंपनी के सोल मेंबर से। वाओ, सोल ही मेंबर होगा, 2 मेंबर तो होने से रहे। हु इज ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। सो अब यही बंदा कंपनी का डायरेक्टर है, यही बंदा कंपनी का मेंबर है, ऑब्वियसली ये बंदा कंपनी का प्रमोटर भी है, और कंपनी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है। यार बनाई कंपनी इसने, चला यही रहा है, ओनर भी यही है, और यही कंपनी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है। The company shall, unless the contract is in writing, ensure that the terms of the contract or offer are recorded in memorandum or are recorded in the minutes of the first meeting of the board of directors of the company held next after entering into the contract. मतलब कि ये contract एकदम valid है। क्यों? क्योंकि once a company is incorporated, it becomes a separate legal entity and which has the right to enter into a contract. So while company was entering into a contract, इस केस के अंदर कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है। बस इसमें आपको क्या करना है, आप इसको अपने आर्टिकल्स और मेमोरेंडम के थ्रू मेंशन कर सकते हैं। एक वहां नहीं करते हैं और ये सब्सिक्वेंटली करना चाहते हैं तो मिनट्स बुक में डाल दीजिए। श्योर? अब एक चीज समझेगा, हैज देयर बीन केसेस जहां पे ऐसा हुआ है कि कंपनी का ओनर भी वही हो, डायरेक्टर भी वही हो, कंपनी भी वही चला रहा है, एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और वो वैलिड है? कौन सा? सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट। अरे भाई सॉल्वेंट वर्सेस सॉल्वेंट में तो फिर भी 7 लोग थे। ठीक है। एक केस जो रियल में अभी हुआ, रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस ने अपनी जमीन अपने बंदे को बेच दी अपनी कंपनी के थ्रू। हमने कहा वाह, मतलब इसे कहते हैं तरीका। ठीक है। सो कांग्रेस ने अलाउ किया जमीन को ट्रांसफर करना,
यहाँ का बंदा निकल के गया सामने वाली कंपनी में, उसी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना, उन्होंने ही बनाई थी, कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी, कंपनी ने प्रॉपर्टी एंट्रस्ट कर दी उन भाई साहब के जमाई को, सॉरी बहन जी के जमाई को। एकदम ठीक है क्या? नाउ दिस वाज अ केस जो एकदम गलत था, पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। आप आगे चल के दूसरे रूल लगा के इसको इनवैलिड करना, पर ये कॉन्ट्रैक्ट में कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट कंपीटेंट लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल कंपीटेंट थे। अब इसी में एक एग्जांपल और, इफ यू रिमेंबर, आपने अपने जवानी के टाइम में शायद एक ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग्स लिमिटेड पढ़ा होगा। याद है क्या था ली वर्सेस ली में? पायलट था। अब ली वर्सेस ली में ली भाई साहब एक पायलट थे, ठीक है, प्लेन उड़ा रहे थे। भाभी ने उनको बोला कि क्या प्लेन उड़ाते हो, आप बनाओ खुद की एक कंपनी। उसने कहा क्या करूँ कंपनी बना के? ये बोले आप कंपनी बनाओ, उसके बाद प्लेन में पेस्टिसाइड्स भरो, ऊपर जाओ और एयर फार्मिंग करो, मतलब ऊपर से पेस्टिसाइड्स ड्रॉप करो खेतों के ऊपर और इसका चार्ज करो। इससे अच्छी चीज़ ही क्या हो सकती है, बहुत पैसा कमाओगे। ली ने बोला आइडिया अच्छा है। सो ली इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, ओपीसी की बात नहीं कर रहा, ली इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी। नाउ हु इज द प्रमोटर आउट देयर? ही इज द प्रमोटर। He also appointed himself as the managing director of the company. Who is the managing director right now? Lee. He also nominated him as an employee, as the chief pilot of Lee Air Farmings Limited. Now who is the employee of the company? Lee. सारे काम इसने ही करने थे, एकदम ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, सारे के सारे काम ही कर रहा है। ये यहाँ से प्लेन चालू किया इसने, उड़ाया हवा में, डीजल भराना भूल गया, ठीक है भाई। वहीं से डायरेक्ट नीचे आया, एयर फार्मिंग करने गया था, खेतों में बिखर के रह गया, ठीक है। भाभी जोर जोर से छाती पीटते पीटते आई कंपनी में, हाय मैं बर्बाद हो गई, भाभी बर्बाद हो गई। डायरेक्टर्स ने बोला कि वी आर सॉरी फॉर योर लॉस, प्लीज गेट आउट। भाभी बोले कि मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। हमने कहा किस बात का कॉम्पनसेशन? भाभी कहती हैं ली इस कंपनी का एक एम्प्लॉय था, उसे कॉम्पनसेशन दो। जबकि डायरेक्टर्स कह रहे हैं आप एक बार प्लीज सोचिए, हु इज द प्रमोटर? ली, डायरेक्टर ली, एम्प्लॉय ली, एम्प्लॉयर भी ली है, एम्प्लॉय भी ली है, उड़ भी खुद ली रहे हैं और मरे भी खुद ली हैं। मतलब ये राम रहीम की पहले की बातें हैं, एकदम ठीक है। आप राम रहीम के बारे में सुन चुके हैं ना मुझसे? हाँ, तो राम रहीम जी बॉलर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, एम्पायर भी हैं, कैमरा भी है, डीआरएस भी है, हर चीज़ वही है वहाँ पे, ठीक है ना। सो उसी बारे में हमने बोला, पर केस ये गई जज के पास। इसने जज को जाके बोला देखो ना भैया ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक सामने सामने बंदा है जो मर गया है और मुझे कॉम्पनसेशन नहीं दे रहे। एंड इट वॉज हेल्ड दैट वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इट रियली डज नॉट मैटर किसने बनाई, कैसे बनाई। व्हाट इंपॉर्टेंट इज कि क्या एक कंपनी बन चुकी है, कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी। जब ली मैनेजिंग डायरेक्टर बन के खुद ही को अपॉइंट कर रहा था, तो जब वो मैनेजिंग डायरेक्टर था तब वो कंपनी का एजेंट था, तो एक्चुअली वो नहीं, कंपनी अपॉइंट कर रही थी किसी को। और जब वो सामने एम्प्लॉय बन के आया तब वो एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा था। व्हेन ही वाज फ्लाइंग ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड ही डाइड फ्लाइंग। इसी वजह से कॉम्पनसेशन मिलेगा। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, any agreement with a company is a valid agreement even if the promoter which is the 100% sole owner of that company has done it, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है। बस करना क्या है, इसको अपने मिनट्स बुक में एंटर करो। क्यों? अगर आपने इसे मिनट्स बुक में एंटर नहीं किया तो हमें मानेंगे कि ये डिसीजन कभी आया ही नहीं था कंपनी के अंदर। एनीथिंग टू बी फॉर्मली इम्पोज्ड ऑन द कंपनी हैज टू बी डिस्कस्ड वाया मीटिंग। प्लीज ये लाइन सुनना, anything which is to be formally imposed on the company is to be done via meeting, and any meeting done should be recorded as minutes. तो इसीलिए डायरेक्ट मिनट्स में एंट्री मार दो क्योंकि आप इकलौते डायरेक्टर हो। श्योर मर जाओगे। However, above said provision shall not apply to contract entered into by one person company in the ordinary course of business. Ordinary course of business में मीटिंग करने की जरूरत नहीं होती, अपन आराम से चल सकते हैं, तो मिनट्स की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स है। नेक्स्ट 193(2), the company shall inform the registrar about every contract entered into by the company and record in the minutes of the meeting of its board of directors within a period of 15 days from the date of approval by the board of directors. इस पॉइंट को बस इतना से याद रखना है, फ्रॉम द मीटिंग 15 डेज के अंदर मिनट्स में एंटर करो और आरओसी को भी अपडेट करो। विद इन 15 डेज मिनट्स में अपडेट करो और आरओसी को भी अपडेट करो कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है।
लास्ट वाला पॉइंट आप रीड मार के देखें, ये कम से कम 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मैंने आपको बहुत सारे लॉजिक्स भी बताए थे। अगर डायरेक्टर्स का लॉजिक याद हो 3-2-1 वाला मैंने आपको बताया था कि कंपनीज एक्ट कहता है 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, हाउएवर उसमें 2 ही मेंबर हैं तो 2, और इसमें 1 ही मेंबर है तो 1। प्लीज रीड कर लीजिए। दिस इज 152-1। श्योर हो क्या? पक्का? बढ़ जाए। दिस एंड्स योर ओपीसी। नेक्स्ट अप इज वी से निधि कंपनीज। Now what do we mean by निधि कंपनीज? Now please see, मैंने आपको निधि कंपनी सिखाया था ना? डू यू रिमेंबर? मैंने कहा था मेंबर्स से डिपॉजिट लेते हैं, मेंबर्स को ही देते हैं। अब है ना, खाली जो 2-3 चीजें बोल रहा हूँ ना वो पहले सुन के रख लो। सब लोग थे ना, निधि कंपनी सबने अटेंड किया है, ठीक है। एक बार वापस से सुनना। निधि कंपनी का आइडिया है अपने मेंबर्स को प्रमोट करना कि वो डिपॉजिट करें, ये डिपॉजिट अपने पास रखना, और अगर मेंबर्स को ही जरूरत पड़ी तो उनको क्या करना है, एज अ लोन दे देना। निधि कंपनी की खासियत क्या है? वो डिपॉजिट भी अपने मेंबर्स से लेती है और लोन भी अपने मेंबर्स को ही देती है। सो इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द बेनिफिट ऑफ इट्स मेंबर्स, दैट्स इट। कमाएगी भी उन्हीं से, रिटर्न्स भी उन्हीं को देगी। श्योर? निधि कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एज अ निधि। वो सो फर्स्ट 9 इज वेरी टफ टू रिमेंबर। ट्राई करेगा इसे रिमेंबर करने का, रोज पढ़ो शायद याद हो। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द हैबिट। अच्छा, इस कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है? इट वॉन्ट्स टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स। आप बचत करें, उसे कैसे बचाना है? थ्रिफ्ट एंड सेविंग्स अमंग इट्स मेंबर्स। डू यू सी व्हाट वर्ड डिड वी यूज राइट नाउ? अमंग इट्स मेंबर्स। बाहर के लोग क्या कर रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। निधि कंपनी कह रही है मैं सिर्फ किनको बोल रही हूँ सेव करने के लिए? मेरे मेंबर्स को। रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम एंड लेंडिंग टू इट्स मेंबर्स ओनली। डिपॉजिट भी खाली अपन अपने मेंबर्स से लेंगे और वापस से लोन भी खाली अपने मेंबर्स को देंगे, खत्म। इसके अलावा किसी और को नहीं। फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट एंड विच कंप्लाइज विथ सच रूल्स एज आर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज। आर वी श्योर? डन, लेट्स गो हेड। अब इसके फीचर्स याद चाहिए, सेकंड चैप्टर में से ये पार्ट आने का सबसे ज्यादा चांस है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। निधि कंपनी एंड इट्स फीचर्स, ठीक है। एज पर दिस अपने इस लेक्चर में आज का सबसे मेजर डिस्कशन इसी के ऊपर है। बाकी सब आपके लिए थोड़ा सा केक वॉक जैसा होगा, आप जल्दी जा पाएंगे। अच्छा, एक चीज याद रखना, निधि कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ प्राइवेट और ओपीसी कंपनी। इट कैन ओनली बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक। सर वाई? बिकॉज ये मेंबर से डिपॉजिट्स ले रही है अपने। आपने पहले से ही बोला था कि प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट्स नहीं लेने, और इसके मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं। इसीलिए यहां पे आ जाए एक बार। अ निधि टू बी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट शैल बी अ पब्लिक कंपनी। इसके आगे लिखो क्यों? 2 चीजें। इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स 1, और दूसरा रीजन इसी के आगे लिखो प्लस। निधि कंपनी बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 200 मेंबर्स होने चाहिए। मतलब कम से कम 200 मेंबर होंगे तो निधि कंपनी बनेगी। डू यू गेट इट? आप मतलब जहां प्राइवेट कंपनी खत्म होती है वहां से तुम शुरू कर रहे हो। हेंस इट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक कंपनी। हाँ जी। इट्स मेंबर्स, पर नीचे मैंने इसका प्लस वाला पॉइंट देखो क्या लिखा है? मिनिमम 200। निधि बनाने के लिए मिनिमम 200 मेंबर्स लिखते हैं। सो अ प्राइवेट कंपनी कैन वेरी वेल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, बट द नंबर ऑफ मेंबर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू 200. हाउएवर इन केस ऑफ निधि द नंबर ऑफ मेंबर्स कैन गो बियॉन्ड 200. मिनिमम 200 तो होने ही चाहिए। सो दैट्स वाई निधि को आप प्राइवेट बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका जो मिनिमम है वो तुम्हारे प्राइवेट का मैक्सिमम है। इसीलिए निधि कंपनी कैन ओनली बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सो बोथ द कंडीशन आर रेड टुगेदर। 1, अच्छा इनका जो चीज है वो प्लीज एक चीज समझा देता हूं। पब्लिक डिपॉजिट मीन्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक टू द कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी नाइदर कैन इनवाइट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक नॉर इट कैन एक्सेप्ट। हाउएवर under this rule a private company can accept deposit from its members only.
However, in case of Nidhi company, they can accept money from its members, but the minimum number of members are minimum 200. So that means उसके ऊपर जाने वाले हैं ये लोग, hence इसको प्राइवेट कंपनी बनाने का सेंस नहीं है. सर हम 200 ही रखेंगे, हम 201 करेंगे नहीं जीवन में कभी. बेटा आप एक चीज समझो, 200 लोगों के बीच में तुम्हारी निधि कंपनी फ्लॉन्ट या आगे बढ़ ही नहीं सकती. जितने तुम्हारे मेंबर बढ़ेंगे, जितनी उनकी डिमांड्स बढ़ेंगी, जितनी उनके डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, वैसे ही निधि कंपनी ग्रो करेगी. 200 पे तो बस तुम 200 ही लोग हो जो डिपॉजिट कर रहे हो. अब तुमको जरूरत है तो दे लो, नहीं है तो नहीं है. एज अगेंस्ट इसी जगह 2 लाख मेंबर हो, डिमांड भी बहुत ज्यादा आएगी, डिपॉजिट्स भी बहुत ज्यादा आएंगे. तो आप प्रॉस्पर कैसे कर रहे हो निधि कंपनी के केस में? जब आपके नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, यू आर प्रॉस्परिंग. इसी प्रॉस्परिंग के लिए आप 200 के ऊपर ही जाओगे, हेंस आपको 200 पर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता. तो जिद करने की जरूरत ही नहीं है. नेक्स्ट अप, निधि कंपनी कभी भी कोई प्रेफरेंस शेयर नामक चीज नहीं देती है. श्योर इनफ? सो निधि कंपनी शैल नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर. सो देयर इज नो प्रेफरेंस इन निधि कंपनीज, एवरीवन इज इक्वल. कोई एडिशनल प्रेफरेंस ओवर एंड अबाउ किसी के आपको नहीं मिलेगी. श्योर? पक्का? 2 चीजें. कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक कंपनी. सेकेंड, कैन नॉट इशू प्रेफरेंस शेयर्स. थर्ड, निधि कंपनी है तो इसी नाम से उसका नाम एंड कर दो, इनकॉर्पोरेट एज निधि, एज इट्स लास्ट वर्ड, एज लाइक निधि लिमिटेड. अच्छा, निधि प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं लिखेंगे? क्यों? सिर्फ पब्लिक बन सकती है, पब्लिक लिमिटेड लिखूं क्या? ओनली लिमिटेड. पब्लिक कंपनी में पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखते, सिर्फ लिमिटेड वर्ड यूज होता है. सो आपने 3 चीजें देखी. शैल बी इनकॉर्पोरेट इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक कंपनी. नेक्स्ट, प्रेफरेंशियल इशू नहीं करेगी. नेम किससे एंड होगा? निधि लिमिटेड. नेक्स्ट, कंप्लायंस विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब देखो, आपके इनकॉर्पोरेशन से आपके पास 1 साल का टाइम है इन दी गई नीचे की 4 कंडीशंस को पूरा करने का. देखना क्या है? एवरी निधि शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स एंश्योर. ये एक सेकेंड, ये रूल किन के लिए है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, और जब ये रूल्स आए तो उनको 1 साल का टाइम दिया गया कि आप ये फॉलो कर लेना. हाउएवर आज जो नई निधि कंपनी आएगी उसको ये सब फॉलो ही करने हैं पहले से. डिड यू गेट द डिफरेंस? ये कब है? ये रूल्स जब आए थे तो एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए थे. आज के टाइम में जो भी नई निधि कंपनी आएगी उसको ये रूल्स पहले से ही फॉलो करने, उनको 1 साल का टाइम नहीं है. प्लीज इसके ब्रैकेट में डालो the time of 1 year, the time of 1 year, the time of 1 year was only for those nidhi companies, which were into existence at the time of commencement of these rules. श्योर है क्या? बढ़ा दे आगे. लेट्स गो हेड. मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 200. और इनके लिए एक और कंडीशन है, इनके पास खुद का पैसा कितना होना चाहिए? 10 लाख रुपए या मोर. नेट ओन्ड फंड्स, जो स्टार्ट कर रहा है ना उसको खुद का ओन्ड फंड्स लेके आने 10 लाख रुपए के. और कहीं पे भी ओन्ड फंड्स की कंडीशन नहीं है. सिर्फ निधि कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी की तरह से बनती है उनके ऊपर कंपल्सरीली नेट ओन्ड फंड्स की कंपल्शन है ऑफ 10 लाख रुपीज. अच्छा आप देखो, इसी 10 लाख से आगे एक और चीज याद रखना, आपके पास कितना भी डिपॉजिट आ गया हो पर इसमें से आपके पास खुद का भी कुछ पैसा होना चाहिए. सो मिनिमम 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स. अब इसका मतलब क्या हुआ? एनीवन कैन एक्सप्लेन दिस पॉइंट? तुम्हारे पास है ना 100 करोड़ रुपए हैं डिपॉजिट के, 100 करोड़ रुपए हैं. अच्छा अब इस 100 करोड़ से तुम क्या करोगे? लोन्स दोगे. अब मान लो तुमने 100 के 100 करोड़ का लोन दे दिया, सब गया. अब तुमसे मांग रहे हैं लोग ब्याज, या कुछ लोग अपना पैसा वापस. कहां से लाओगे? सारा पैसा तो लोन दे दिया है. तो इसी के लिए इसने बोला निधि कंपनीज को कि भाई कुछ पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है, उसको दूसरे बैंक अकाउंट में सेव करके रख दे, जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे, दे देंगे. मिनिमम 10% सेव कर. ज्यादा करना चाहता है वेरी गुड,
पर मिनिमम 10% कर। अब इस लाइन को वापस पढ़ो, मिनिमम 10% ऑफ अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। व्हाट इज अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट? जिसके ऊपर कोई किसी का क्लेम नहीं है। सो अनएनकम्बर्ड पे डाल सकते हो on which there has no one's claim or there is no claim against this deposit. There is no claim against this deposit. Unencumbered मतलब इसके ऊपर किसी का क्लेम नहीं, ये निधि कंपनी का पैसा है। श्योर? सो मिनिमम 200 मेंबर्स, नेट ओन फंड्स 10 लाख, अनएनकम्बर्ड डिपॉजिट्स कितने? 10% ऑफ व्हाट? टोटल डिपॉजिट्स। याद रखो, गलती मत करो, ये छोटी छोटी चीजें बाद में घुमाएंगे, केसेस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए लास्ट, अब यहां पे इसने क्या बोला कि भाई तू लोगों से इतना पैसा ले रहा है, तेरा खुद का भी तो कुछ पैसा होना चाहिए। अब इसका मतलब हुआ, इस रेशो को याद रखना, 1:20। अगर तू खुद का 1 रुपया इस बिजनेस में लेके आया ना, तो मैं तेरे को लोगों से 20 रुपए लेने दूंगा। तू खुद के 100 रुपए लेके आया, उसका 20 टाइम्स कर दे, मैं तेरे को उतने लेने दूंगा। तू खुद का 1 लाख लेके आया, मैं तेरे को 20 लाख लेने दूंगा। तू खुद का 10 लाख लाया, मैं तेरे को उसे 20% से बढ़ा दूंगा, 20 टाइम्स से बढ़ा दूंगा। सो नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हाट वी आर ट्राइंग टू रेज आउट हियर, हम चाहते हैं कि निधि कंपनी जिसने बनाई है ना, उसका भी थोड़ा सा पैसा लगा रहे, ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत ना करे। अब ऐसे केस में ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करेंगे, हो सकता है खुद का थोड़ा सा पैसा दिखाएं और तुमसे डिपॉजिट लेते जाएं। इसीलिए इन लोगों ने एक रेशो दिया है। जैसे तुमको बायबैक के टाइम पे सर ने एक रेशो बताया होगा, कुछ रेशो था, डेट इक्विटी रेशो 2:1, राइट। तो वैसा ही रेशो यहां पे भी है। अब ये रेशो क्या है देखेंगे, रेशो ऑफ नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट। अच्छा, आप चाहें ना तो नेट ओन्ड फंड्स टू डिपॉजिट का मतलब क्या लिख सकते हैं, NOF is to deposits 1:20। समझ में आएगा? 1 रुपया तुम्हारा तो 20 रुपया बाहर का। अब इसका मतलब है इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तुम 1 रुपया लाए और तुमने 15 डिपॉजिट लिया, सही है क्या? बिल्कुल सही है। तुम 1 रुपया लाए और 25 रुपए डिपॉजिट लिया, गलत है। श्योर एवरीवन? किसी को डाउट? हाँ जी, वापस से, आपने एक निधि कंपनी बनाई है, आप लेके आए 1 लाख रुपए खुद की जेब से। हमने कहा ये बंदा निधि कंपनी ला रहा है, 1 लाख रुपए खुद के लाया है, पर तू कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, ये क्वेश्चन है। तो रूल ये कहता है जितना तुमने खुद का पैसा लाया है उससे 20 गुना ज्यादा तुम बाहर से डिपॉजिट ले सकते हो। मतलब अगर तुम्हारा 1 लाख है तो इसको इंटू 20 कर दो, 20 लाख रुपया तुम रेस कर सकते हो। तेरे को और डिपॉजिट चाहिए ना, तो खुद की जेब से ही पैसा लगा। अब अगर तुमने खुद के नेट ओन फंड्स लगा दिए 2 लाख रुपए, तो अब तू कितना ले पाएगा आगे? शर्म, हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इतना टफ क्वेश्चन का आंसर बार बार मत दे, मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी दोस्त समझ में आ गई बात? मतलब तुम्हारी जेब से 1 रुपया लगेगा, तभी बाहर से 20 रुपया आएगा। अच्छा यहां तक बोलो 4 पॉइंट में कोई दिक्कत? अच्छा, निधि मस्ट बी इनकॉर्पोरेट इन द फॉर्म ऑफ अ पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट, चलो बहुत बढ़िया। नेम निधि लिमिटेड से। 4th कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस है? मिनिमम मेंबर्स 200, नेट ओन फंड्स 10 लाख, अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज 10% ऑफ व्हाट? टोटल डिपॉजिट्स। एंड लास्ट, नेट ओन फंड्स टू डिपॉजिट रेशियो क्या होगा? 1:20। इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि इससे कम नहीं हो सकता? ज्यादा नहीं हो सकता। श्योर? नेक्स्ट अप, मेंबर्स। निधि सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के साथ ही खेलती है। श्योर? जस्ट अ लिटिल फनी जोक। देखिए, निधि do their business only with the members. Such members are only individuals. Body corporates or trusts are never to be admitted as members. क्या है, जबरदस्ती मेरे को कॉन्शियस कर रहे हो? In these companies, further minors cannot be admitted as members of निधि। मतलब only individuals who are majors can become member of a निधि company. Done? Next up is acceptance of deposit. Now this is important, please ध्यान दीजिएगा। अच्छा, this is as good as public deposit जैसी बात करेगा। ये क्या कह रहा है? निधि एक्सेप्ट कैसे, 2 चीजें एक्सेप्ट कर सकती है निधि, या तो एक्सेप्ट करेगी फिक्स डिपॉजिट या फिर एक्सेप्ट करती है रेकरिंग डिपॉजिट्स। हैव यू एवर हर्ड अबाउट दिस टर्म FD एंड RD?
बैंक में अगर अपन एफडी कराते हैं तो ये पैसा ब्लॉक हो जाता है इतने टाइम के लिए, मानते हो? उसके बाद इंटरेस्ट मिलता है, बीच में आपने तोड़ा तो आपको फाइन लगता है। दिस इज फिक्स डिपॉजिट। बैंक अप्रिशिएट्स कि आप हमारे साथ इतने लंबे टाइम के लिए पैसे रख रहे हो, इसीलिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा देती है, ताकि तुम्हारे इस पैसे को वो किसी को भी लोन की तरह दे पाए, श्योरिटी के साथ, कि डर नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर अपन बात करें आरडी की, आरडी इज अ रेकरिंग डिपॉजिट, जिसमें आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं, और इस डिपॉजिट के ऊपर आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट मिलता है एज अगेंस्ट एफडी, इसीलिए उसे रेकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। मतलब रिकर्स रिकर्स रिकर्स, फिक्स डिपॉजिट, वन शॉट पेमेंट डन, बात खत्म। सही है? नाउ रीड दिस। फिक्स डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय अ निधि कंपनी शैल बी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। अगर उसने फिक्स डिपॉजिट लिए हैं तो कम से कम कितने महीने के लिए लेगी? 6 मंथ्स तक के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 60 मंथ्स। अच्छा सर, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बड़ा सिंपल है, क्योंकि एक ही बार में पैसा आ रहा है और वो निकाल नहीं रहा, इसीलिए हमने इसका टाइम थोड़ा कम रखा है कि कम से कम 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा 60 महीने। पर इसी जगह तुम वो इंसान हो जो तो हर महीने हर महीने हर महीने हर महीने पैसे जमा कराएगा, मतलब तुम क्या कर रहे हो? रेकरिंग डिपॉजिट्स कर रहे हो। तो हमने कहा साले तू तो वैसे भी थोड़े थोड़े करके हर महीने कर रहा है, तो तेरे इसमें अपन लोग ज्यादा दिन के लिए पैसा ब्लॉक करेंगे। तो रेकरिंग डिपॉजिट के केस में आपने मिनिमम 12 महीने के लिए पैसे रखने, मैक्सिमम बीइंग सेम 60 मंथ्स। सो इन केस ऑफ एफडी 6 to 60, इन केस ऑफ आरडी 12 to 60। श्योर इनफ? एफडी के केस में कम से कम 6 महीने के लिए डिपॉजिट लेना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 60 महीने के लिए ले सकते हैं। आरडी के केस में कम से कम 12 महीने के लिए डिपॉजिट्स आएंगे और ज्यादा से ज्यादा 60 महीने के लिए हो सकते हैं। मेक सेंस? प्लीज देख लीजिए। 6 months and a maximum period of 60 months. Recurring deposits accepted by Nidhi company shall be for a minimum period of 12 months and a maximum period of 60 months. Done? Let's go ahead. Now, next up, branches. एक ही एरिया में, एक ही लोकेलिटी में निधि की मैक्सिमम 3 ब्रांचेस हो सकती हैं। कितनी? 3। लेट्स सी। निधि में ओपन अप टू 3 ब्रांचेस विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट। एक ही डिस्ट्रिक्ट में आपकी 3 हो सकती है। अच्छा, if it has earned net profit after tax continuously during the preceding 3 years, पिछले 3 साल से प्रॉफिट में निधि। अब ऐसे केस में क्योंकि आप बार बार प्रॉफिट में हो, इसका मतलब है कि आपके पास ज्यादा मेंबर हैं और आप हो उस डिस्ट्रिक्ट में खाली 3 ही ब्रांचेस के साथ। हम कहते हैं अगर आप पिछले 3 साल में बैक टू बैक प्रॉफिट्स में हो, सो इफ अ निधि proposes to open more than 3 branches within the same district or branch outside the district, it shall obtain the prior permission of आरडी। तो अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में 3 से भी आगे जाना चाहते हो तो आपने क्या करना है? रीजनल डायरेक्टर के पास जाना है, अप्रूवल लेना है, 3 से ज्यादा ओपन कर लो। तो इसका मतलब है एक निधि कंपनी की सेम डिस्ट्रिक्ट में 3 से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं, प्रोवाइडेड जब आप 3 से ज्यादा कह रहे हो तो आपको आरडी का अप्रूवल लगता है। तो इसके आगे लिख सकते हैं अप टू 3 ब्रांचेस इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, plus thereafter approval of RD. श्योर है? अब ये नेक्स्ट चीज, अच्छा देखो, याद रख सको तो अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड। अब ये नेक्स्ट में आप बोल रहे हो कि एक निधि कंपनी अपने एक मेंबर को मैक्सिमम कितना लोन दे सकती है। हम कहते हैं कि एक कंपनी बड़ी या छोटी वो तब पता पड़ता है कि वो कितना लोन दे पा रही है। सो अगर मान लीजिए कि आपकी निधि कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ा लोन भी दे पा रही है तो हम कहेंगे कि भाई एक बड़ी निधि कंपनी है। इसी जगह पे अगर वो ज़्यादा बड़े लोन्स नहीं दे पा रही है तो आप कहोगे इट्स अ छोटी स्मॉल निधि कंपनी। सो अगर आपके मेंबर्स के डिपॉजिट अप टू 2 करोड़ हैं, मतलब 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ अप टू 2 करोड़ है, तो आप मैक्सिमम अपने मेंबर्स को लोन दे सकते हो 2 लाख रुपए। ये हाईएस्ट लोन होगा। अगर आपके पास 2 करोड़ है तो आप 2 लाख तक लोन दे सकते हैं। श्योर है? ये है टोटल मेंबर्स का डिपॉजिट, ये किसी एक इंडिविजुअल मेंबर का लोन। सही है? टोटल मेंबर्स का डिपॉजिट अप टू 2 करोड़ है, तो आप अपने किसी एक मेंबर को कितना लोन दे पाएंगे? 2 लाख रुपए। सही है एकदम? चले, ऑब्वियसली अनएनकम्बर्ड पार्ट इज टू बी रिमूव फर्स्ट, रिमेनिंग और अपन ने लिखा है मैक्सिमम 2 लाख।
शायद 50,000 भी दे पर 2 लाख से ज़्यादा नहीं दे पाएगी, इज वॉट वी आर ट्राइंग टू रेज. श्योर इनफ. नेक्स्ट अप सेकेंड, अगर आपके मेंबर्स का डिपॉजिट 2 करोड़ से ज़्यादा है पर अप टू 20 करोड़ से है तो इस बार आप अपने मेंबर्स को 7.5 लाख तक का लोन दे सकते हैं. एकदम ठीक है. डजंट इट रिजेंबल्स योर टैक्स स्लैब्स थोड़ा सा. एग्जाम्पशंस 2.5 के आगे होता है. अभी एक और नया एग्जाम्पशन आया ना, कितने तक एग्जाम कर दिया? क्या सर से डिस्कशन नहीं किया अभी तक? सर को बोलो ना नए वाले स्लैब रेट सिखाया तुमको, मेरे को सिखाना, फिर मेरे को नहीं पता. नहीं समझा क्या? मैं कल समझाता हूँ सर. मोर देन 2 करोड़ अप टू 20 CR 7,50,000. नेक्स्ट अप, मोर देन 20 करोड़ अप टू 50 करोड़ 12 लाख. अबव 50 करोड़ बस, अब इससे ज्यादा लोन मत मांगना. ठीक है, 50 लाख रुपए. श्योर. आराम से एक बार देख लीजिए. अगर आप फर्स्ट और लास्ट में समानता देखें तो इन्होंने 10% ऑफ द वैल्यू निकाले. सही है. अप टू 2 करोड़ का डिपॉजिट है उसका 10% निकाल लिया, अप टू 50 करोड़ तक है उसका 10% निकाल लिया. श्योर है. तो इन लोगों ने ऐसे, पर बीच में वो 10% का लॉजिक नहीं लगता, इसने नहीं दिया मैंने वहां पे. ठीक है एकदम. तो देख लीजिए, 2 लाख, 7.5 लाख, 12 लाख, 50 लाख. श्योर. ये अमाउंट्स हैं, याद रख लेना, मैं भी एंड में पूछूंगा क्वेश्चन इस पे. बढ़ जाओगे. नेक्स्ट, एक निधि कंपनी चाहे तो 25% तक का डिविडेंड अनाउंस कर सकती है बिना किसी की परमिशन लिए, और ये हाईएस्ट है. देख लो भाई. A निधि can declare dividend up to 25% without approval of regional director. A higher amount can be paid only with the approval of regional director. Additionally, निधि has to comply with the following conditions. अब ये conditions क्या हैं देख लीजिए. जितना वो डिविडेंड दे रहे हैं एंड इक्वल अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स. मतलब अगर तुम 25% डिविडेंड दे रहे हो तो 25% ही कहाँ जाएगा? जनरल रिजर्व्स के अंदर जाएगा. फर्स्ट पार्ट एकदम क्लियर है. ठीक है. नेक्स्ट, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट. अच्छा, मैच्योर वर्ड पे गौर देना इधर. आप कह रहे हो भाई गजब प्रॉफिट हुआ है, आप सब लोगों को 25% डिपॉजिट और सॉरी 25% डिविडेंड दिया जाता है. लेफ्ट साइड में तुम्हारे डिपॉजिटर्स खड़े हैं जो कह रहे हैं भाई हमारा डिपॉजिट मैच्योर हो गया है, मतलब वो 6 महीने से 60 महीने वाले दिन में आ गए, हम हमारा पैसे वापस लेने का टाइम है. तू हमको हमारे पैसे नहीं दे रहा, तो हमको हमारा इंटरेस्ट नहीं दे रहा, और यहां पे इनको क्या दे रहा है? डिविडेंड. डिविडेंड इज गिवन आउट ऑफ द प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बिफोर नहीं आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट टू अस. तो पहले हमको पेमेंट कर, उसके बाद इनको देना. सो इसीलिए 2 कंडीशन. पहला, जितना पैसा डिविडेंड दे रहे हो उतना ही पैसा कहां जाएगा? जनरल रिजर्व्स में जाएगा. एंड सेकंड कंडीशन जो मेजर है, अगर जिस टाइम पे तुम ये डिविडेंड दे रहे थे उस टाइम पे कोई मैच्योर्ड, अच्छा बात समझना, मैच्योर्ड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है? जिनका पेमेंट लेने का टाइम आ गया. डिपॉजिटर्स तो बहुत सारे हैं पर जिनका पेमेंट लेने का टाइम आ गया हम बोलते हैं उनको मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, एंड इंटरेस्ट बाकी है उनका तो उनको भर दो. एंड लास्ट, टू बी कंप्लाइड विद ऑल अदर रूल्स एज एप्लीकेबल टू निधि. तो तीसरा पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2. सेम अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट एंड देयर इंटरेस्ट. डन. सौरभ समझ रहे? ठीक है. जनरल रेस्ट्रिक्शंस के ऊपर BBIMP NH रखो, अपन पढ़ रहे हैं, पर ये आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा, मेजर चीजें आपने कवर कर ली हैं. ठीक है. ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कल ऐसा हो सकता है कि इनका नाम यूज करते हुए बोले कि दैट दिस वाज क्रिएटेड एज अ निधि कंपनी, तो आपको लिखना है नो, दिस कैन नॉट बी क्रिएटेड एज अ निधि कंपनी, जो मैं अब एक्सेप्शंस आपको बताने जा रहा हूं. तो इनको स्पेसिफिकली याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसी खाली वर्ड्स थोड़ा सा आंख के सामने निकाल के रखो, समझ में आ जाएगा. क्योंकि आप निधि कंपनी हो, यू कैन नॉट कैरी द बिजनेस ऑफ चिट फंड. अब आपने कहा ये नया है. चिट फंड क्या है सर? वो अपन ने हेरा फेरी में देखा था, 25 दिन में पैसा डबल, दैट्स चिट फंड. अब वैसे वो फ्रॉड था. अच्छा, पर वैसे इंडिया के अंदर ऐसी स्कीम्स हो चुकी हैं पहले भी, आपको विकास सर बताएंगे कभी सिक्योरिटीज़ में से पढ़ाते पढ़ाते. मतलब गांव वालों को तो इन्होंने ऐसा मक्खन लगा के बनाया ना जिसकी कोई हद नहीं है. वंस ग्रुप ऑफ मेंबर्स केम डाउन टुगेदर, वेंट डाउन टू अ विलेज, वहाँ पे जाके सारे गांव वालों को बुलाया, आ जाओ. कहते हैं देखो आप हमें डिपॉजिट्स दो, आप हैं हमारे मेंबर्स, आपके डिपॉजिट से हम खरीदेंगे गाय, गाय देगी दूध,
दूध से बनेगा पनीर और साथ में बनेगा घी। आपके इतने से पैसे से हम इतना सारा घी और इतना सारा दूध और इतना सारा मक्खन एंड व्हाट नॉट सेल करेंगे, और उसका प्रॉफिट अरे हमें क्या करना, आप ही के लिए है, आप में बांट देंगे। गांव वाले हो गए एकदम अलग, खुश, सब गए घर में, जो भी जेवरात जो भी सब पड़ा था आ गए पैसे लेके, आप तो खरीदो गाय, और गाय तो हमारी माता है। सब ने आके दे दिए पैसे, मिला सिर्फ गोबर। पैसे लेके रफू चक्कर, रवानगी, अब जब तक आएंगे ढूंढोगे, गए। ऐसा एक और बार हुआ था, बहुत सारे लोग गए गांव में, एक है ना गवर्नमेंट की कोई एम्प्टी लैंड थी बहुत बड़ी, वहाँ सारे गांव वालों को बोला सब आ जाओ, बुला के बोलते सुनो ये पूरी ज़मीन दिख रही है, गाँव बोले हाँ, बोले हमारी है, अब देखो इसमें हम करेंगे क्या, आप दो पैसे, आपके पैसों से हम यहाँ पे लगाएंगे टीकूट, चंदन के पेड़। चंदन उगने में टाइम लगता है, पर दोस्त एक बार उग गया ना, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। बच्ची की शादी करना है ऐसी धूम धड़के से, चंदन में नहला देंगे पूरे बारातियों को, भाई साहब सारे गांव वाले फिर खुश, फिर घर भागे पैसे देने। अब चंदन का पेड़ उगने में लगते हैं 20 साल, इसीलिए इतना महंगा है, इट टेक्स टाइम, ठीक है। 20 साल बाद फिर गांव वाले वहीं के वहीं आके खड़े थे, जमीन वैसी की वैसी दिख रही थी, चंदन था ही नहीं, चंदन इनको लगा के गए वो लोग। अगर आप देखें यहाँ पे जो ये दो केसेस हैं, यहाँ पे आप लोग ने बदनाम कर दिया निधि कंपनीज को और चिट कंपनीज को। इसीलिए ना जब भी निधि कंपनीज या फिर चिट फंड कंपनीज की बात आती है तो आप इसको बड़ा फ्रॉड से रिलेट करते हो, क्योंकि पहले स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं ऐसे डिपॉजिट्स के नाम पे। नाउ सर, इज चिट फंड कंपनी अ बैड कंपनी? नो, निधि एंड चिट हैज नो डिफरेंस। द ओनली डिफरेंस इज निधि ओनली डील्स विद इट्स मेंबर्स, हाउएवर चिट फंड वाली कंपनी किन्हीं के साथ भी डील कर सकती है, खाली मेंबर्स के साथ नहीं। आर वी श्योर इनफ? निधि ओनली डील्स विद इट्स मेंबर्स, चिट फंड कैन डू इट विद एनीवन। श्योर? आ जाए। अच्छा, तो अ निधि कैन नॉट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ चिट फंड। हायर परचेज फाइनेंस, अच्छा हायर परचेज फाइनेंस में आप वापस बाहर निकल के फाइनेंस करोगे, और हम सिर्फ किसको फाइनेंस कर सकते थे? अपने मेंबर्स को लोन दे सकते थे, तो कोई और फाइनेंसिंग नहीं करनी, ना हायर परचेज फाइनेंस, ना लीजिंग फाइनेंस, ना इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इशूड बाय एनी कंपनी। ये सारे पॉइंट्स निधि नहीं कर सकती है। नेक्स्ट अप, इट कैन नॉट अक्वायर एनी कंपनी विदाउट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर। अगर इसको किसी को अक्वायर करना है तो आरडी का अप्रूवल लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन से ज्यादा क्या ध्यान रखो? आरडी का। ये एक और रेस्ट्रिक्शन आ गया। सो निधि कंपनी कैन नॉट डू अ फंक्शन ऑफ लीजिंग, लीज फाइनेंस नहीं करेगी, हायर परचेज फाइनेंस नहीं करेगी, चिट फंड वाले काम नहीं करेगी, किसी की सिक्योरिटीज में पैसा नहीं लगाएगी, किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर नहीं करेगी। अगर करना है तो क्या करेगी? स्पेशल रेजोल्यूशन प्लस आरडी का अप्रूवल। Sure, everyone knows what is special resolution? 75% or more amounts to special resolution. Last, it cannot carry on any business other than the business of borrowing or lending in its own name, and that too only with their members. ये आपका लास्ट रेस्ट्रिक्शन है। Are we sure enough? बस यही एक मेजर चीज अपने को इस चैप्टर में समझनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब एकदम टाइम पास है, यहां तक बोलो कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब ये है आपके सामने प्रोड्यूसर कंपनीज। ए चुप रहे, ए अभी तक तो मेरा आधा टाइम ही नहीं हुआ है। हाँ, वो क्या क्या एकदम साथ में ये तो, ये तुम लोग क्या ऐसे ब्रेक टाइम में प्रैक्टिस करते हो क्या साथ में पूरा कोऑर्डिनेट करने की? अलग लेवल। अब देखिए, प्रोड्यूसर कंपनीज का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब है विच इज, अच्छा एनीवन, चलो आप प्रोड्यूसर कंपनी का मतलब बता दो एंड वी स्टॉप। क्या बात है, बता दिया, अब बस ये बता के स्टॉप। अब सुनो, आ जाए। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर शैल मीन, अब देखो प्रोड्यूसर कंपनी और नॉर्मल कंपनी में कोई खासा फर्क नहीं है, बस फर्क क्या है? इनके मेंबरशिप पैटर्न में और इनके काम करने के थोड़े से तरीके में बदलाव है। अब प्रोड्यूसर कंपनीज में इनिशियल प्रोड्यूसर ही कंपनी के मेंबर्स होते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी में इनिशियल मेंबर्स ही कंपनी के मेंबर्स होते हैं। अब कैसे बनते हैं आप ये देखिएगा। सो लेट्स सपोज, अच्छा मैं पहले एक बार लेमन एग्जांपल लेता हूँ, फिर अपन इसके और एग्जांपल्स भी देखते हैं। आई वांट टू स्टार्ट अ कंपनी जो पनीर मिल्क प्रोडक्ट्स के अंदर डील करेगी, पनीर, घी, बटर और एनीथिंग एल्स जो बन रहा है उनसे, इन सब से चल रहा है। अब मैंने बोला कि यार बेटर क्या है
कि मैं इतना मिल्क बाहर से खरीदूं, इससे अच्छा मेरे इनिशियल मेंबर ही कौन बना देता हूं, तबेले वाले, इनिशियल प्रोड्यूसर्स, वहीं से मिल, मतलब प्रोड्यूसर इन द सेंस ऐसे प्रोड्यूसर्स, ठीक है. सो इनिशियल प्रोड्यूसर्स दे टेक इट, गिव इट टू अस. नाउ दीज बिकम योर इनिशियल प्रोड्यूसर्स. सो द आइडिया ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी इज कि मेंबर्स अपना प्रोड्यूस, मतलब अपने वहां का प्रोड्यूस लाएं और इस कंपनी को दें और कंपनी इसको यूटिलाइज करे. जो अच्छा, जो गांव वाली स्कीम बताई थी ना, उसमें ये गाय मेंबर्स के पैसों से न आई और हम तबेले वालों को बोल दिए कि आप मिल्क हमारे तक सप्लाई कर दीजिए, उसको हम उस क्वालिटी उस डेंसिटी पे ले आएंगे और देन मार्केट में सेल करेंगे. आपको भी एक ही बार में एग्जिट पॉइंट मिल गया सारा का सारा, हमको भी एक बार में सारा का सारा जितना मिल्क रिक्वायरमेंट था वो पूरा हो गया. सो इस केस में हम बहुत इजीली जा सकते हैं. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, एक टाइम पे अमूल ने अपने आप को प्रोड्यूसर कंपनी की तरह स्टार्ट किया था कि भाई गुजरात में जो भी बड़े बड़े जो भी इनिशियल प्रोड्यूसर्स थे उन सबको बुला लिया, दैट यू कंट्रीब्यूट द मिल्क, हम उसको रिफाइन करेंगे, टोन करेंगे, टू अ स्टिपुलेटेड क्वालिटी पे लेके जाएंगे और फिर सप्लाई करेंगे. दैट्स द पॉइंट ऑफ एवरीथिंग. अब ये प्रोड्यूसर कंपनी में देखना, any person engage in any activity connected with or relatable to any primary produce. अब सवाल उठेगा सर प्राइमरी प्रोड्यूस क्या होता है? देख लीजिए नीचे दिया है. प्राइमरी प्रोड्यूस इंक्लूड्स प्रोड्यूस ऑफ फार्मर्स अराइजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर. प्रोड्यूस ऑफ पर्संस एंगेज्ड इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट. मतलब क्या हुआ? फार्मर्स, हॉर्टिकल्चर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट. ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है? जब खेती बाड़ी करवा रहे हैं तो गजब गजब, बिल्कुल सही. आ जाइए. सो अब ये अलग अलग तरीके की चीज़ें आपने देख ली, तो इसमें अगर आप डील कर रहे हो तो आप प्रोड्यूसर कंपनी की बात कर रहे हो. अब देखना, प्रोड्यूसर मीन्स एनी पर्सन engaged in any activity connected with or relatable to any primary produce, and that includes farmers arising from agriculture, animal husbandry, horticulture. Produce of person engaged in handloom and handicraft. Producer institutions means a producer company or any other institution having only producer or producers or producer company or producer companies as its members. तो producer company के अंदर के देखो member कौन बन रहे हैं? कोई producer, different प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर कंपनी या फिर प्रोड्यूसर कंपनीज उसकी मेंबर है, और कोई नहीं. नोट, देयर इज नो. अच्छा, ये 2013 में कुछ भी नहीं दिया. हमने कहा क्या कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो 2013 ने इसके लिए कुछ बात ही नहीं करी है. तो हम आज तक 1956 पे ही चल रहे हैं इसके अंदर, और उसमें उसने लिख दिया कि 1956 वाला चला लो, हमको दिक्कत नहीं है. श्योर. सो देयर इज नो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन इन द न्यू एक्ट, देयरफॉर द कंपनीज एक्ट 1956 शैल कंटिन्यू टू अप्लाई. एक बार सिर्फ ऑब्जेक्ट देख लीजिए. Object of producer company, 581B of Companies Act. A producer company may be formed for the production, marketing, export of primary produce of members मतलब आप समझ रहे हैं ना, members के business का primary produce, and also for its processing, packaging of produce of its members. It helps and provides assistance to the members and take measures for the benefit of members. अपने members को गाइड भी करेंगे, लाइक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपने किस तरीके से फार्मिंग करनी चाहिए ताकि आपका यहाँ पे बेटर प्रोडक्शन हो. उस प्रोडक्शन को ये लोग लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, अक्रॉस इंडिया में सप्लाई करेंगे. फार्मर का भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है. दैट्स हाउ दिस वर्क्स. ठीक है. ऑब्जेक्ट को एकदम सेम कर दो. क्या बहुत थक गए क्या? अच्छा, खाली ऑब्जेक्ट एक बार रीड कर दो, कल इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, एक बार रीड कर लो. कल इसको डिस्कस करने का मतलब मैं अभी पूछ सकता हूँ, डिस्कस कल करेंगे. हाँ, ऑब्जेक्ट देख लो. ऑब्जेक्ट कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जल्दी देख लें. ठीक है. बाकी सब लोगों के लिए लेक्चर में बैठने का बहुत बहुत धन्यवाद. कोई सवाल है? नहीं है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.